Okay, am I audible? यस मैम। Am I audible? ठीक है। सिर्फ रोहिणी अकेली है, बाकी के सब कहाँ चले गए? नहीं है मैडम, आज शुरू कर दीजिए। मैंने लिंक शेयर कर दिया है। यदि कोई आना होगा तो आ जाएगा। वैसे ही हम लेट हो गए हैं 10 मिनट आज। इसके पहले वाली चलो क्लास ठीक में है। तो सब थे, शायद वो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया होगा उन्होंने, आ जाएंगे। चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। सिर्फ ड्रग्स के बारे में हमें पढ़ना है। मीन स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। ठीक है, देखो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्डियोटॉनिक्स। ठीक है। जनरली कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं और इनका मेन पर्पस क्या होता है फार्माकोग्नोसी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कार्डियोटॉनिक, देखो इसको अगर डिवाइड करोगे, कार्डियो कार्डियो मीन्स आपका हार्ट। उसके बाद टॉनिक जो कि आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो मतलब जो आपके हार्ट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं वो कहलाते हैं कार्डियोटॉनिक। ठीक है। देखो, ऐसे ड्रग्स जो कि तुम्हारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को क्या करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या रिड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं तुम्हारे कार्डियोटॉनिक एजेंट्स। मतलब क्या है, मान लो कि तुम्हारा हार्ट है। अगर तुम्हारा हार्ट स्लो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, अगर वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल पावर का मतलब क्या होता है, हार्ट का काम करता है कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलीज करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलीज करना। ठीक है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा का सारा ब्लड उसके अंदर से बाहर निकल के ऑल ओवर बॉडी में पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो रिलीज होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ब्लड जो कि बाहर से आ रहा है प्यूरिफाई होने के लिए, वो हमारे ब्लड में आकर के भर जाएगा। फिर दोबारा से हार्ट क्या होगा, सिकुड़ेगा और फैलेगा। ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल पावर होती है वो उसी को कहते हैं, सिकुड़ने और फैलने को। तो कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, देखो जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिनको हार्ट फेलियर्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जिसको कभी कभी क्या होता है, वो नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, कंडाई पड़ना, पता नहीं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, बट एक अनईजी सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हार्ट के मतलब हमारे राइट और लेफ्ट साइड इन बिटवीन पेन हो रहा है। ठीक है। या फिर कभी कोई ब्लॉकेज होता है हमारी नली में। तो इस टाइप की जब कंडीशंस बनती हैं तो उस कंडीशन में मेरे हार्ट की जो वर्किंग होती है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। ठीक है। जब इस टाइप के इफेक्ट्स हमारे हार्ट पर आते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या अप्लाई करते हैं, कार्डियोटॉनिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि कार्डियोटॉनिक्स वो टॉनिक्स होते हैं जो मेरे हार्ट को, जो मेरे हृदय को सिकुड़ना और फैलने में प्रॉपर मदद करवाते हैं। ठीक है। उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो क्षमता होती है ना, उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है। या फिर उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। बढ़ाना तो समझ में आता है, लेकिन कम करना का मतलब क्या होता है, मान लो कि तुम्हारा ब्लड इतना ज्यादा पतला हो चुका है, या फिर कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि बाय बर्थ या फिर बाय जेनेटिकली किसी किसी इंसान में क्या होता है कि जो उनका ब्लड होता है वो नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में पतला होता है। तो उसका फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके बहने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम उनको कार्डियोटॉनिक्स भी यूज करा सकते हैं, ताकि वो क्या करें, हार्ट के धड़कने की क्षमता को थोड़ा सा कम करें। 72 टाइम्स पर मिनट समथिंग, ये एक एवरेज होता है कि 1 मिनट में, मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट में हमारा दिल इतनी बार धड़कता है। ठीक है। तो जनरली क्या बोला जा रहा है कि कार्डियोटॉनिक्स या मेरे हृदय की धड़कने की क्षमता को, सिकुड़ने और फैलने की क्षमता को, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे या फिर कम भी कर सकते हैं, वो कहलाते हैं कार्डियोटॉनिक एजेंट्स। ठीक है। जब किसी हार्ट में क्या होता है, हार्ट में अगर पंपिंग की इनेबिलिटी हो जाए, मतलब पंपिंग की क्षमता जो हो जाए वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, अगर उसकी क्षमता कम हो गई, वो सिकुड़ नहीं पा रहा है प्रॉपर, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन के साथ साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें कौन सप्लाई करता है, ब्लड करता है। अगर ऐसी कंडीशन में अगर हमारा हार्ट प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगा ब्लड की, तो मेरे बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट सेल्स में, टिश्यूज में किस चीज की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस फूलेगी, या फिर एडिमा हो सकता है। एडिमा मतलब क्या होता है,
हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट पे क्या भरने लगता है, पानी इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप की कंडीशंस भी बन सकती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या दे सकते हैं, कार्डियो टॉनिक। और ऐसी कंडीशन कब बनती है, जब किसी पेशेंट को बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता हो, ठीक है, या फिर इस्केमिक हार्ट डिजीज हो। इस्केमिक हार्ट डिजीज का मतलब क्या होता है, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, वो कंडीशन कहलाती है तुम्हारी इस्केमिक हार्ट डिजीज। ऐसी कंडीशंस में हमारे हार्ट को हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, कार्डियो टॉनिक्स। ठीक है, कार्डियो टॉनिक्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की पावर को बढ़ाते हैं। उसमें जो फोर्स लगता है ना, सिकुड़ने में और फैलने में जो भी ताकत लगती है, उस ताकत को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। अब देखो, पॉजिटिव और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइनोट्रोपिक की। आइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाइयां जो तुम्हारे हार्ट को ताकत देती हैं सिकुड़ने और फैलने के लिए। ठीक है, वो कहलाते हैं आइनोट्रोपिक एक्शंस। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो क्या करेगा, ये तुम्हारे दिल को सिकुड़ने में और फैलने में ताकत लगाने में मतलब उसको फोर्स देगा, थोड़ी सी ताकत एक्स्ट्रा देगा ताकि वो आसानी से काम कर सके। लेकिन नेगेटिव क्या होता है, अगर तुम्हारा दिल जरूरत से ज्यादा तेज धड़क रहा है, जितना धड़कना चाहिए उससे ज्यादा तेज धड़क रहा है, उससे ज्यादा तेज अगर उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, तो नेगेटिव आइनोट्रॉप्स क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे आइनोट्रॉप्स का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर कि जनरली हमारा जो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ट्रांसफर, ये सब होता है, किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो मेरी बॉडी में किसी भी प्रकार के आदान प्रदान में क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। तो आइनोट्रॉपिक एक्शन वही कहलाता है जो तुम्हारे बॉडी को या तो फोर्स ज्यादा दे, अगर नहीं धड़क पा रहा है तो, और अगर ज्यादा धड़क रहा है तो उसको, उसकी स्पीड को कम करने के लिए क्या करेंगे, उसको नेगेटिव आइनोट्रॉप्स की तरह डील करेंगे, उसके क्या करेंगे, उसके फोर्स को कम करेंगे। ठीक है, ये कहलाता है तुम्हारा आइनोट्रॉपिक एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कहलाते हैं तुम्हारे कार्डियोटोनिक्स। देखो इस टाइप से कुछ दिखता है। सबसे पहले देखो, इसमें कार्डियोटोनिक समझ में आ गया। अब इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि हम एज अ कार्डियोटोनिक यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, डिजिटलीज। डिजिटलीज क्या है, देखो ये डायग्राम दिख रहा है, इसका एक पौधा दिख रहा है। ये जो पौधा है, ये थोड़ा सा, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, जंगल वाले एरियाज में पाए जाते हैं। लेकिन ये पहले की बात है, बहुत पहले इनको हम, ये जड़ी बूटियां बोली जाती थी पुराने अकॉर्डिंग, पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से। लेकिन आज के सिनेरियो में हम इसकी क्या करने लगे, खेती करना स्टार्ट कर दी हमने। क्यों, क्योंकि इसकी डिमांड हमारी इंडस्ट्रीज में बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ हमें ये बहुत अच्छी अर्निंग देता है, इसलिए लोगों का रुझान इन सारी ड्रग्स को क्या करने में, फार्मिंग करने में या खेती बाड़ी करने में, इस चीज में, इस चीज की खेती करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने लगा है। अब देखो इसमें क्या होता है, डिजिटली, ये तुम्हें फ्लावर दिख गया। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, जंगल जैसी जगहों में पाए जाते हैं। इसकी जो जीनस होती है, इसकी जो स्पीसीज होती है ना, वो जहरीली टाइप की होती है। ठीक है, पॉइजनस होती है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जाता है कि जो इसके फ्लावर है, मेन जो फ्लावर्स है ना, जिसमें फ्लावर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, या जिस स्पीसीज में फ्लावर्स होते हैं ना, उसकी जो प्रजाति, जो फ्लावरिंग प्रजाति है, वो पॉइजनस नेचर की होती है। कहीं ना कहीं क्या क्रिएट कर रही है बॉडी में, पॉइजन। तो हमें ये बहुत सोच समझ के कलेक्ट करना होता है कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम कौन सी स्पीसीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बात करेंगे, इसको बोला क्या जाता है नॉर्मली, इसका सिनोनियम क्या है, डिजिटलीस पुरप्यूरिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इसका सिनोनियम क्या बोला जाएगा, डिजिटलीस पुरप्यूरिया, या फिर हम इसको फॉक्स ग्लोव भी बोल सकते हैं, या फिर इसको कॉमन फॉक्स ग्लोव भी बोला जाता है। क्लियर है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, प्लांटेगिनेशिया। ठीक है, प्लांटेगिनेशिया, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोलूंगी, अब जनरली इसको किस एरिया में उगाया जाता है। देखो इक्वेटर सबको पता है,
हमारा जो ग्लोब होता है उसमें एक बीच में लाइन जाती है, वो कहलाती है क्या? इक्वेटर। एक ऊपर वाला जो पार्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है? नॉर्दर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट और इक्वेटर के बीच में जो जगह बचती है वो क्या कहलाता है मेरा? टेम्परेट यूरोप। मतलब ना तो ज्यादा ठंड होगी और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी। एक मिनिमम नॉर्मल टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया जाता है। उस टेम्परेचर में हम इस ड्रग को क्या करते हैं? उगाते हैं, इसकी खेती की जाती है। ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले आप इसका जो ओरिजिनल सोर्स है, जो हर्ट मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, वो किसके नाम से है? डिजॉक्सिन के नाम से। और डिजॉक्सिन सबसे पहले किस में पाया जाता है, मतलब कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? डिजिटली से ही लिया जाता है। अगर डिजॉक्सिन करके तुम नेट पे सर्च करोगे ना, तो तुमको कार्डियो से रिलेटेड सारी की सारी ड्रग्स में ये तुम्हें मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि डिजॉक्सिन का मेन सोर्स क्या होता है? डिजिटली। ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं? डिजिटलिन, या फिर डिजिटलीस, या फिर डिजॉक्सिन। ठीक है। ये तीनों वर्ड क्या है तुम्हारे? कॉमन है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या बोला जा रहा है इसका सिनोनियम? देखो, ऊपर हम पढ़ चुके हैं फॉक्सग्लोव, कॉमन फॉक्सग्लोव, डिजिटलीज लीव्स या फॉक्सग्लोव लीव्स, हम ये सब भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब मैंने ऊपर पहले क्लियर कर दिया कि जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है हमको? डिजिटली पुरपेरिया से। और किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? देखो, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना। ऊपर बोला गया है प्लांटेगिनेशिया इसकी फैमिली है। अरे यार, देखो, प्लांटेगिनेशिया इसकी क्या है? फैमिली है। और साथ ही साथ जो मैंने नीचे बोला है वो क्या है? स्क्रोफुलरेशिया। ठीक है। ये क्या है? ये अलग अलग स्पीसीज के अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल सोर्स में हमने क्या बोला था? डिजिटलिस पुरपेरिया प्लांटिगिनेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। और उसी की स्पीसीज किससे बिलोंग करती है? जो हमने नीचे बोला है। ठीक है। स्क्रोफ्लोरेशिया। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले ग्लाइकोसाइड पाया जाएगा। ठीक है। अब देखो, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स कौन कौन से होते हैं? नाम याद करने के लिए, अगर तुमने इसका नाम याद कर लिया, कौन सा? पुरपेरिया। ठीक है। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे पुरपेरिया ए, पुरपेरिया बी, ठीक है, ये सब क्या कर सकते हो? याद करके ग्लाइकोसाइड्स के नाम ऐड कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी? डिजॉक्सिन। इसमें और क्या क्या पाया जाता है? डिजॉक्सिन, डिज डिजॉक डिजॉक्सिन जेनिन। ठीक है। जिट जेटेलॉक्सिन। ये सब नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जो तुमको इजी नाम याद हो रहा हो ना वो याद करना। इनको हम सेकेंडरी बोलते हैं। इनको हमने जो ग्लाइकोसाइड्स बोले गए ना, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स और सेकेंडरी। प्राइमरी में अगर तुमने ऊपर पुरपेरिया नाम याद किया है तो यहाँ पे पुरपेरिया ए और बी डाल सकते हो। और सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स की नाम आएगी तो सबसे पहले तो डिजिटॉक्सिन डाल देना, क्योंकि तुमने ऊपर पढ़ रखा है डिजिटॉक्सिन। ठीक है। डिजॉक्सिन पढ़ा है, उसमें अगर तुम टी ऐड कर दो तो डिजिटॉक्सिन बन जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स में। इसके अंदर सेपोनेंस, फ्लेविनोइड्स, टैनिन्स, पैक्टेंस, ये सब भी पाए जाते हैं। अब इसका मेन थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो जो मेरे हार्ट की मसल्स हैं उनको क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है। ठीक है। उनके फोर्स, उनमें जो लगने वाला फोर्स होता है कॉन्ट्रैक्शन में, सिकोड़ने में और फैलने में जो बल लगता है, उस बल को क्या करेगा ये? उस फोर्स को क्या करेगा? बढ़ा देगा। उसके बाद किसी इंसान को अगर हार्ट फेलियर है, किसी का हार्ट फेलियर प्रॉब्लम है, या फिर किसी की रिदम में प्रॉब्लम है, रिदम मतलब धड़कने की जो एक पैटर्न होती है ना, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो ये वहां पे भी क्या करेगा? बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। इसके साथ ये ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी में एडिमा हुआ था, मतलब पानी इकट्ठा होकर के स्वेलिंग हो गई थी, तो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तब जाकर के ये कंडीशंस क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्लड का फ्लो बढ़ गया तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी हो गई, और यहाँ पे तुम्हारी स्वेलिंग भी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। उसके साथ जो हमारी किडनी है, जो हमारा इडिमा होता है ना, इडिमा मतलब वही जो स्वेलिंग होती है उसको रिड्यूस करने में हम ये इसका इफेक्ट कहाँ पे भी देखा जाता है? किडनी पे, जिसकी वजह से हमें ओडिमा, मतलब डायूरेसिस में यूज किया जाता है। अब डायूरेसिस जब अपन किडनी विडनी पढ़ेंगे ना तब समझाऊंगी। अभी इतना कह लो कि इसका जो इफेक्ट होता है वो किडनी पे भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी होती है। हार्ट फेलियर हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, या फिर मायोकार्डियल इंफेक्शन हो, या फिर कोई ब्लॉकेज हो,
या फिर तुम्हारे रिदम्स में हार्ट की जो पैटर्न होती है धड़कने की जो होती है, अगर उसमें कोई इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, मतलब डिक्रीज हो, तो उसमें हम सब में क्या यूज कर सकते हैं, डिजिटॉक्सिन। और इसका जो ड्राई फॉर्म है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है, वो क्या है, डिजॉक्सिन, जो कि मेन सोर्स है किसका, डिजिटलीज का। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया। अब सेकंड ड्रग है मेरी क्या, अर्जुना। हम पढ़ क्या रहे हैं, कार्डियोटॉनिक्स, मतलब हार्ट में यूज होने वाली कौन कौन सी हमारी ड्रग्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया डिजॉक्सिन। सेकंड में पढ़ रही हूँ अर्जुना। अर्जुन की छाल सबने सुना होगा, ठीक है। जनरली नॉर्मली अगर किसी इंसान को बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो हम घर में ही क्या करते हैं, अर्जुन की छाल लेते हैं, बॉईल करते हैं, बॉईल करके उसको फिल्टर करके उस इंसान को गुनगुना पिलाते हैं। जिससे क्या होगा, बॉडी का जो फैट है वो कम होता है, और जब फैट कम होता है तो जो तुम्हारी नलियां चौक हो जाती हैं वो अपने आप खुल जाती हैं। ऐसे इंसान जो कि वसा की वजह से, ऑयल वगैरह की वजह से, हाइपरलिपिडेमिक होने की वजह से, ट्राइग्लिसराइड्स होने की वजह से जिनकी नलियां चौक होती है ना, ये उनको खोलने में, उनको कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इसके प्लांट का फोटो लगाया है, क्यों, क्योंकि ताकि आपको पहचानने में आए कि इसके प्लांट मतलब इस टाइप का दिखता है। लेकिन हम इसकी लीव्स का यूज नहीं करते, हम मेन यूज करते हैं इसकी बार्क का, मतलब छाल, जो जनरली कहाँ से ऑब्टेन होती है, जैसे नीम के पेड़ में से ट्रंक, ट्रंक मतलब जो तना होता है उसमें से तुम क्या करते हो, उसके ऊपर के हिस्से को उखाड़ लेते हो ना, ये वही कहलाता है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुना। ठीक है, जनरली ये किस जीनस की ट्री होती है, टर्मिनेलिया। इसको हम अर्जुना भी बोलते हैं या अर्जुना ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो छाल होती है वो मोटी होती है, ग्रे और ब्राउनिश कलर की होती है, बहुत स्मूथ होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कोई इसका पैटर्न नहीं होता। छाल जब आप नीम की छाल निकालोगे या किसी भी पेड़ की छाल निकालते हो, तो कोई स्क्वायर मीटर करके फिक्स वो नहीं आता इसका शेप। आप उखाड़ते जाओगे, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी टेढ़ा मेढ़ा, कभी गोल, इस टाइप के हिस्से तुमको मिलते जाएंगे। तो इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्रोम्बेटेशिया। ठीक है, इसकी जो छाल होती है इसका क्या बनाया जाता है, डिकॉक्शन। डिकॉक्शन का मतलब क्या होता है, काढ़ा। ठीक है, जनरली छाल को लिया जाता है, वाटर के साथ इसको मिक्स करके पानी में बॉईल किया जाता है। जब वाटर रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो उसको फिल्टर करके हम उसको एज अ कार्डियोटॉनिक यूज करते हैं, होममेड तरीके से, उसको हम बोलेंगे डिकॉक्शन। ठीक है, जनरली कब लिया जाता है, अगर किसी इंसान को इंजाइनल पेन हो, किसी को बीपी हाई हो, हाइपरटेंशन हो, ठीक है ना, या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन बनती है, अगर नलिया चौक वगैरह हो तब हो सकता है। या डिसलिपिडेमिया, मतलब लिपिडेमिया है, मतलब कहीं ना कहीं लिपिड की क्वांटिटी क्या हो रही है, वसा की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, उस कंडीशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सिनोनियम में क्या लिख सकते हो, अर्जुना, अर्जुना बार्क, या फिर अर्जुन ट्री इंग्लिश में, या फिर नॉर्मल अर्जुन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, सूखी हुई छाल कहाँ से मिलती है, टर्मिनेलिया अर्जुना से, जो कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, कॉम्ब्रिटेशिया। ठीक है, इसके बाद इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पाए जाते हैं, सबसे पहले तो इसमें पाया जाता है टैनिन्स। ठीक है, इसमें से कुछ देखो, अगर तुमने अर्जुन वर्ड याद कर लिया ना, तो उससे रिलेटेड आप इसमें क्या लिख सकते हो, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि टैनिन नॉर्मल वर्ड है, अर्जुनोलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनोजेनिन। ठीक है, और अगर फ्लेवोनॉइड्स की बात कर ली, तो अर्जुनिटिन, अर्जुनोलोन, अर्जुनोन। ठीक है, अब ये देखो, सिर्फ अर्जुन वर्ड याद करने से आगे आईसी लगा दिया, ऊन लगा दिया और इन लगा दिया, तो यहाँ पे तुम्हारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स तुम्हें, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स तुम्हें याद हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इसके थेरेपेटिक इफेक्ट की, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्डियोटॉनिक पढ़ रहे हैं, तो हार्ट में यूज होगा। हार्ट की जो मसल्स होती है उनको ताकत देता है, ताकि वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकें और रिलीज हो सकें। ये हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का एक एकने होता है, किसी भी प्रकार का पेन अगर क्रिएट होता है, तो उसको मेंटेन करेगा, रिमूव करेगा। और किसी भी इंसान में अगर अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, ये कब क्रिएट होती है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में ये क्या कराएगा,
ब्लड का फ्लो इंक्रीज कराएगा ताकि मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है, तो ये इसके क्या थे, थेरेपेटिक इफेक्ट। इसमें कोई डाउट है? कार्डियोटॉनिक्स में कोई डाउट है, क्योंकि टॉपिक चेंज होने वाला है। नो मैम। ठीक है, समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं एंटी ट्यूसिव। देखो, एंटी ट्यूसिव का मतलब क्या होता है? एंटी मतलब हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इसलिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, एंटी। और ट्यूसिव का मतलब क्या होता है, कफ, खांसना, या फिर क्या कहते हो, बलगम जो आता है उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। देखो, एंटी ट्यूसिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से तुम्हें क्या आता है, खांसी आती है, जिसकी वजह से कफ बाहर आसानी से निकल जाता है। दो तरह से काम करती है, या तो ये सप्रेस करेगी, या फिर ये क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्स करेगी। अब देखो, इसको ऐसे समझते हैं, दो पाइप हैं, ठीक है, हमारा एक खाने वाला पाइप है और एक सांस की नली है, और एक जगह पे जाके दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। अब उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मान लो एक ही पाइप है और एक ही पाइप के ऊपर क्या लगा है, ढक्कन। उसमें या तो एक बार में सांस जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, या फिर एक बार में खाना जाएगा। कभी भी तुमने नोटिस किया हो, या अभी बैठे बैठे नोटिस करो, जब तुम कोई चीज गटक रहे होते हो तो उस टाइम पे सांस नहीं ले पाते, ठीक है, और जिस टाइम पे सांस ले रहे होते हो उस टाइम पे आप गटक नहीं पाते, ठीक है। दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही ढक्कन लगा हुआ है, एक बार में एक ही चीज बॉडी के अंदर जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, दिमाग चल रहा है कहीं और, दिमाग लगा हुआ है किसमें, फोन में या टीवी में, उस टाइम पे हमारा माइंड क्या करता है, उतना कॉन्शियस नहीं होता खाने पर। तो क्या होता है, कई बार खाते खाते अचानक से तुम सांस भी ले लेते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, खाने के कुछ चीजें जाकर के तुम्हारी श्वास नली में क्या हो जाती हैं, फंस जाती हैं। जैसे ये सांस नली में चली जाती हैं, तो क्या होता है, खाने के वहीं गटकते वक्त सांस नली में पहुंच गया, क्योंकि एक ही चीज एक बार में जाएगी, तो क्या होगा, तुरंत हमारे माइंड को एक मैसेज जाता है, हमारे ब्रेन को, कि भाई तुरंत यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है तुमको, खांसी। तो हमारे ब्रेन से जो न्यूरॉन से मैसेज आता है, तुरंत यहाँ पे क्या होता है, ठसका लगता है, और ठसका लगता है तो हमें क्या आती है, खांसी आती है, और जैसे ही खांसी आती है तो उसके साथ एक ताकत लगती है खांसने में। तो जो फूड पार्टिकल तुम्हारी सांस नली में फंसा होता है वो तुरंत बाहर फेंक जाता है, ठीक है। तो खांसी भी क्या है, हमें प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, किसके थ्रू, रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू। ये हमारा रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है उसके बाद प्रोड्यूस होता है। नॉर्मल खांसी एक अलग बात होती है, लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से लंबे समय तक खांसी चल रही है, वो एक अलग मैटर होता है, वो हमारी डिजीज में आ जाता है, ठीक है। तो एंटी ट्यूसिव ड्रग्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी म्यूकस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और उस म्यूकस को हमें क्या करना होता है, ठीक करना होता है। तो उस कंडीशन में हम एंटी ट्यूसिव ड्रग्स देते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे म्यूकस को क्या करते हैं, अंदर बलगम को जाकर के गलाते हैं, लूज करते हैं, जिसकी वजह से जब आपको खांसी आती है, खांसी प्रोड्यूस मतलब ऐसी एक ईचिंग टाइप की प्रोड्यूस करते हैं, ताकि तुम्हें खांसी आए, और जैसे ही तुम्हें खांसी आती है तो जो हमारा तुम्हारा बलगम है, जो कफ है, वो लूज होते हैं, लूज होने के बाद तुरंत खांसी के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़े टाइम चलती है, उसके बाद तुम्हारा जो कफ की प्रोसेस है वो ठीक हो जाती है। तो ये मेन काम होता है तुम्हारे एंटी ट्यूसिव ड्रग्स का, मतलब हम इसको कफ सप्रेसेंट भी बोल सकते हैं। और एंटी ट्यूसिव ड्रग्स वो होती हैं जो हमारे बॉडी में कफ को क्या करती हैं, कम करती हैं, सप्रेस करती हैं, इसलिए इसको कफ सप्रेसेंट भी बोला जाता है, ठीक है। ये थी इसकी पूरी कहानी। अब देखो, एक्यूट कफ क्या होता है। देखो, कई बार तुमने वो कंडीशन देखी है, जब सर्दी जुकाम बुखार होता है तो उस टाइम पे नाक बहती है, गला लग जाता है, ठीक है। ये सब 3 दिन तक तो नहीं होता, जब सर्दी जुकाम बुखार होता है ना तब तुम्हारा गला नहीं इतना तेज लगता। जब तुम्हारी सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है तो क्या होता है, तुम्हारी बॉडी म्यूकस बनाती है। म्यूकस मतलब ये जो कफ निकल रहा है ना, ये तुम्हारी बॉडी का प्रोड्यूस किया हुआ म्यूकस है। ये जब म्यूकस इतना गाढ़ा होता है, जब ये म्यूकस फंस जाता है, कभी तुमने कफ निकाला होगा तो तुमने कभी फील किया होगा कि वो कितना थिक होता है, ठीक है।
कई लोग आसानी से कफ निकालने की प्रोसेस को नहीं कर पाते, जो नॉर्मली हम सुबह ब्रश करते टाइम करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एंटी ट्यूसिव ड्रग्स देते हैं। ये बॉडी में जाकर के कफ को लूज करेंगे, और जब खांसी होगी और क्या करेंगे, एक इरिटेशन, एक खुजली प्रोड्यूस करते हैं पर्टिकुलर मेरे रेस्पिरेटरी एरिया पे, ताकि मुझे जानबूझकर खांसी आए। और जब खांसी आए तो खांसी के साथ जो मेरा कफ लूज हो गया है ड्रग की वजह से, वो पूरा बाहर निकल जाए। ठीक है, ये होता है मेन मेरा एंटी ट्यूसिव ड्रग का काम। क्लियर है? अब इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं जो मेरे कफ पे काम करेंगी? सबसे पहली होती है मेरी वसाका। ठीक है, वसाका को हम और क्या बोला जाता है? मलाबार नट। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? आधा तोड़ाई। ठीक है, और क्या बोला जाता है? वसा, या फिर अरुषा। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि हमारे वसाका वर्ड को यूज, सिनोनियम्स में यूज होते हैं। अब इसमें से तुम्हें जो अच्छा लगे वो याद कर लो। मिनिमम 2 तो लिख के आने ही है। सिनोनियम्स का मतलब होता है कि इसके और पर्यायवाची शब्द। तो ये तुम सिनोनियम्स याद कर लो, मिनिमम 2 तो लिख के आने हैं। ठीक है, और ये जनरली हमारे आयुर्वेदा में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन अब हम इसका यूज किसमें करने लगे हैं? एलोपैथी में भी इसका यूज करने लगे हैं, ड्राई फॉर्म में या एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको ड्राई करके क्रिस्टल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले किस में यूज होते थे? आयुर्वेदिक। ठीक है, आयुर्वेदा में यूज होते थे। और ये सारे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? तुम्हारे आयुर्वेदिक प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं, इनहेंस करते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है, कई भी इंसान को क्या होता है, जब बहुत ज्यादा कफ जम जाता है तो वो ठीक से बोल नहीं पाता, ज्यादा हंसता है तो उसे वॉमिट आने लगती है क्योंकि कफ फंसा हुआ होता है। बात करते टाइम बार बार गला साफ करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और आजकल ये जो चल रहा है ना, साइनस की प्रॉब्लम चल रही है, ये उस पे भी काम करता है। सोर थ्रोट मतलब बार बार गला खराब होना। ठीक है, अगर किसी इंसान को अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसकी नाक बंद हो जाए तो उस इंसान की तकलीफ को वही समझ सकता है। तो उस कंडीशन में भी हम वसाका का यूज करते हैं। ठीक है, जितने भी, और पता है कई बार किस इन्फेक्शन में, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या फिर नाक से ब्लीडिंग आ जाती है कई लोगों को, तो ये सारे डिसऑर्डर्स में यूज होता है मेरा एंटी ट्यूसिव ड्रग वसाका। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? हम इसकी पत्तियां यूज करते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? एकेंथेशिया। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? एकेंथेशिया। और इसकी जो लीव्स यूज होती हैं वो कैसी होती हैं? ड्राई, सूखी हुई लीव्स यूज होती हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? देखो, अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो क्यूनाजोलिन अल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब अल्कोलॉइड्स कौन कौन से हैं इसमें, अगर तुम मेन अल्कोलॉइड भी लिख के आओगे तो चलेगा, लेकिन अगर उसके साथ एक आध नाम देकर आओगे ना तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्यूनो क्यू क्यू क्वीनाजोलिन अल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। मेन अल्कोलॉइड्स कौन से होते हैं? वेसिनोन, वेसिन, या फिर 6 हाइड्रोक्सी वैसीन। तीनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हो। इसकी जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उसमें वोलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं। ठीक है, बीटेन और वासाकिन पाए जाते हैं। देखो, वसाका ड्रग तो नाम याद है, वसाका में ए हटा के आईएन लगा दो तो तुम्हें एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनको हम धूप के नीचे नहीं सुखा सकते, इनको हमेशा छांव में ही सुखाना पड़ेगा, फिर चाहे कितने भी दिन लगे, क्योंकि धूप में रखने से इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं ना, वो सारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे या फिर बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल्स जब रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो खुद ही अपने आप उड़ जाते हैं, जैसे कि कपूर, लौंग का तेल, ये सब क्या होते हैं? जैसे आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो ये खुद ब खुद ही उड़ जाएंगे। तो ऐसे ऑयल को जब आप गर्मी दोगे, जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे उड़ जाते हैं, उनको अगर आपने थोड़ी सी भी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? ये वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। इसलिए इनको ड्राई फॉर्म कब किया जाता है? जब आप इसको अंडर शेड सुखाते हो। ठीक है, अभी किस किस चीज में यूज होता है? देखो, इसके टोटल 10 यूजेस बताएं, इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी किस किस में है। ठीक है, सबसे पहले तो कफ से बचाता है, एंटीवायरल, बुखार उखार के टाइम पे, जब हमें सर्दी खांसी बुखार होता है तब एंटीवायरल के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद ब्रोंकाइटिस में सबसे ज्यादा यूज होता है, अल्सर्स में यूज होता है, अगर आपको जॉइंट पेन्स होते हैं उस कंडीशन में यूज होता है, अस्थमेटिक पेशेंट्स को सबसे ज्यादा यूज होता है।
ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, अगर तुम्हारे थ्रोट में कोई भी खराश है या पेन है तो उससे तुम्हें रिलीफ दिलाएगा। ठीक है। तुम्हारी गट को क्या करता है, हेल्थ बनाता है, तुम्हारी जो इंटेस्टाइन है ना उसको क्या करता है, हेल्दी रखता है। उसके बाद यूरेनिया में भी कैसा है, अपना असरदार असर दिखाता है। ठीक है। ये था तुम्हारा क्या, वसाका। अब मैं बात करूं किसकी, टोलू बलसम की। ये क्या है भाई, टोलू बलसम। ऑब्वियस सी बात है, हम एंटी ट्यूसिव ड्रग पढ़ रहे हैं तो टोलू बलसम भी क्या है, एंटी ट्यूसिव ही वर्क करेगा। और मेनली किस पे वर्क करेगा, कफ पे वर्क करेगा। अब टोलू बलसम का तुम्हें जो डायग्राम शो हो रहा है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। इस डायग्राम में मैंने, देखो ये प्लांट तो मैंने दूसरा लिया हुआ है, ये बीच वाली जो डायग्राम है ना, ये तो सिर्फ किसी दूसरे प्लांट की है, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए लगाई है। देखो, ये दिख रहा है पेड़, इस पेड़ की जो तना है, ट्रंक मतलब तना, इस तने पे मैंने क्या लगाए हैं, कट्स लगाए हैं। जब हम किसी पेड़ पे कट लगा देते हैं तो कुछ प्लांट्स में से क्या निकलता है, कुछ ट्रीज में से लिक्विड लिक्विड टाइप का एक मटेरियल निकलता है, जो थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है। लिक्विड तो होता है लेकिन थोड़ा गाढ़ा होता है, ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, बीच का गाढ़ा पार्ट होता है। हम क्या करते हैं, कट्स लगाते हैं और उसके नीचे कोई एक पर्टिकुलर बॉटल या कोई पर्टिकुलर वेसल ऐसा रखते हैं कि सारा का सारा लिक्विड किस में आ जाए, हमारे पर्टिकुलर वेसल में आ जाए। ठीक है। अब जैसे गोंद देखिए, गोंद जो हम नॉर्मली खाते हैं, वो भी कैसे निकलती है, आप कट्स लगा देते हो तो उस कट्स में से एक लिक्विड बाहर आता है, और वो लगा लगा वहीं पे क्या हो जाता है, सूख जाता है। जब वो सूख जाता है ना तो सॉलिड बन जाता है और इस टाइप के पीसेस बन के रेडी हो जाते हैं। सेम तुम्हारा टोलू बल्सम होता है, प्लांट्स पे, ट्रीज पे कट लगाया, कट लगाने के बाद जो लिक्विड तुम्हें मिला उसको तुमने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद थोड़े टाइम में ये क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद हमने इस टाइप के क्रिस्टल्स में इसको तोड़ लिया। ये इतना ब्रिटल होता है कि आप उठा के जैसे जमीन पे मारोगे ना तो ये छार छार हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसके। ये ब्रिटल नेचर का होता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टोलू बल्सम क्या है भाई। टोलू बल्सम जनरली मान लो कि इसको हम क्या बोलते हैं, बल्सम ऑफ टोलू। टोलू क्या है, प्लांट ही है भाई ये, ठीक है। टोलू बल्सम बोलेंगे या फिर बल्सम ऑफ टोलू बोलेंगे। ठीक है। ये क्या होता है, रेजिनस एक्सुडेट्स। रेजिनस मतलब एक रेजिन टाइप का मटेरियल, एक गोंद टाइप का मटेरियल है जो कि तुम्हारे ट्री से, तुम्हारे ट्री के तने से एक्स एक्सुडेट होता है, मतलब रिलीज होता है। वहां से क्या करा जाता है, निकाला जाता है। और ये किसके जैसा होता है, बल्सम ऑफ पेरू। पेरू क्या है, यहाँ पे एक प्लांट है, इस प्लांट के जैसा होता है तुम्हारा बल्सम ऑफ पेरू। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेम जो मैंने अभी तुमको ऊपर प्रोसेस बताई थी ना, सेम प्रोसेस मैंने यहाँ लिखी है कि ये ट्रंक है, इस पे आप कट लगाओ, यहाँ पे इस पे हिट करो, उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी वेसल लगा दो तो पर्टिकुलर मटेरियल तुम्हारे उसमें इकट्ठा हो जाएगा। सूखने के बाद वो कड़क हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको दोबारा से गर्म करोगे या हीट दोगे तो ये वापस से कैसा हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में, अच्छे खासे अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, बेंजाइल। ठीक है। बेंजाइल या फिर सिनेमाइल। ठीक है। या फिर बेंजाइल एसिड के बहुत सारे ईस्टर्स होते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड। ठीक है। बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनेमेट, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे, ईस्टर्स होते हैं किसके, बेंजाइल के, क्योंकि इसके अंदर बेंजाइल की क्वांटिटी, बेंजाइल का बहुत अच्छा अमाउंट पाया जाता है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है भाई, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये किससे मिल रहा है, तने से मिल रहा है, तो हम तने को क्या बोलते हैं, ट्रंक। ठीक है। माइरोक्साइलोन बल्सम, बल्सामम। ठीक है। जनरली किससे मिल रहा है, ये उसका नाम है, या फिर तुम इसको और क्या बोल सकते हो, माइरोक्सिलेंट टोल्यूफेरा। माइरोक्सिलेंट टोल्यूफेरा। ठीक है। दोनों में से जो अच्छा लगे वो याद कर लो, जो याद हो जाए। किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनोसाए। किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनोसाए। ठीक है। देखो, गिनती की 5-10 फैमिलीज होती हैं, उनको रट लो। अब ये तुम्हें याद रखना है, ये वर्ड तुम्हें याद हो जाएंगे। अब कौन सी ड्रग किस वाली फैमिली से बिलोंग करती है वो तुमको याद करना फिर आसान हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, देखो सबसे पहले तो हमने क्या बोला था, रेजिन पाया जाता है। ठीक है। रेजिन जो मैंने बोला था, गोंद टाइप का चमकदार सा एक ड्रॉपलेट बन के रेडी हो जाती है, वो होता है तुम्हारा रेजिन मटेरियल, ना लिक्विड में होता है ना सॉलिड में, सेमी सॉलिड टाइप का होता है।
एक स्टिकी सा चिपचिपा सा फ्लूइड होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? सिनेमिक एसिड। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि बेंजोइक एसिड के सारे ईस्टर फॉर्म्स पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद बेंजोइक एसिड, रेजिन्स अल्कोहल, ठीक है ना, ये सारे नाम ऊपर जो है ना उसमें थोड़े बहुत ऐड करते जाना तो अपने आप याद हो जाएगा। अब जो इसका ऑयल निकलता है टोलू बल्सम का, उसमें क्या क्या होता है? देखो, बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनेमेट, वेनिलीन, यूजिनॉल। यूजिनॉल तो तुम्हारा लौंग में भी पाया जाता है। लौंग जो क्लोव यूज करते हैं ना, उसमें यूजिनॉल ऑयल पाया जाता है जो वोलेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, धूप में नहीं सुखाएंगे इसको, ड्राई छांव में ही सुखाना होगा, इसको धूप से बचाना होगा। अब थेरापेटिक एफिकेसी क्या क्या होगी? कफ में यूज होगा, ब्रोंकाइटिस में यूज होगा, स्वेलन एयरवेज मतलब अगर तुम्हारे गले में कोई सूजन आ गई है तो उस जगह पे भी यूज होगा, और इवन कैंसर में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। ठीक है। अब साथ साथ में इसके प्लस बेनिफिट्स क्या है कि हम टॉपिकली भी इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाते हैं तो बहुत सारी स्किन डिजीजेस हैं जो कि इससे आसानी से हो सकती है। देखो, बेड सोर्स क्या होते हैं? बेड सोर्स की कंडीशन कब आती है? जब आप बहुत 10-10 12-12 घंटे की सिटिंग करते हो तो पर्टिकुलर आपके उस पार्टिकुलर पार्ट पे क्या हो जाएगा, छिल जाएगा, रैशेज हो जाएंगे और धीरे धीरे वो बहुत पेनफुल हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। क्रैक निपल्स, जो फीडिंग मदर्स होती हैं, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक मॉइस्चर होने की वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे कि तुम्हारे क्या बोला गया, क्रैक लिप्स। सर्दियों के टाइम पे होंठ फटते हैं, ठीक है, एड़ियां फटती हैं, तो जो क्रैक पार्ट्स होते हैं उनको हम इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। या फिर हमारे स्किन पे छोटे मोटे कट्स लग जाते हैं, हल्का फुल्का कट जाते हैं, तो उन कट्स को भी हम इस वाले रेजिन से क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं डायरेक्टली टॉपिकली इसका यूज करके। ठीक है। तो इसके दो यूज हो गए, ये एज अ एंटी ट्यूसिव भी काम करेगा और एज अ हमारी टॉपिकल प्रिपरेशन में भी स्किन की डिजीजों पे भी काम कर जाता है। यहाँ पे तुम्हारा कार्डियोटॉनिक और एंटी ट्यूसिव कंप्लीट हो गया। कल तुम्हारा लैक्सेटिव कंप्लीट हो गया था। ठीक है। कोई डाउट है इसमें? ये चैप्टर नंबर 5 है, उसके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं ये इसमें से कोई ना कोई तो आना कंपल्सिव है, इसलिए सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट कवर करा रही हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके इसको बाय हार्ट लर्न कर लेना। आप बता दो इसमें किसी को कोई डाउट है तो, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अपना। नो मैम। किसी को नो मैम। नो मैम। क्लियर है? ठीक है। मैं इसके नोट्स सर को दे दूंगी, सर से ले लेना, अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। चलो बाकी का फिर अपन कल देखते हैं। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हैव अ गुड डे।